तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे ये बताया था कि हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम उसको आज करने जा रहे हैं। आपको मान लीजिए कि एक रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है। इस तरह से ये आपके इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड की जो रेंज है वो रेडियस आर से मान लीजिए, और इसके अंदर आपका एक चार्ज पार्टिकल है जो इस तरह से इस पर रखा हुआ है। करंट फ्लो हो रहा है इस पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इसके हर पॉइंट पे। ओके, जो इस बड़े वाले यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की रेंज है, दैट रेंज इज अबाउट 8.5 सेंटीमीटर, and the magnetic field in this region is changing with the rate of change of magnetic field is basically 0.13 टेस्ला पर सेकेंड। ये इसके रेट की चेंज होने की वो है। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड E for a particle P situated on this circle where small r is 5.2 सेंटीमीटर। तो ये इससे छोटा है, तो इसके अंदर हमने इसको बनाया है। यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर ई, व्हाट विल बी द ई। ओके, सो एज यू नो वी विल अप्लाई द रूल E डॉट डी एल इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ओके, तो E डॉट डी एल पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, इट इज द डॉट प्रोडक्ट विद द लाइन इंटीग्रेशन। अब इसका जो लाइन एलिमेंट होगा उसकी डायरेक्शन इसके अलोंग द टेंजेंट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के अलोंग है। मतलब E और DL दो हैं जो दोनों एक ही डायरेक्शन में अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस स्मॉलर लूप, तो थीटा इन दोनों के बीच में 0 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स EDL इट विल बी इक्वल टू E इंटू DL। E चूंकि इस पर्टिकुलर लूप के लिए कांस्टेंट होगा तो इसको बाहर ले लीजिए, और DL का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉलर सर्किल। इस पूरे सर्किल का इंटीग्रेशन का यानी कि इसके जो लेंथ आएगी दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस, सो इट इज इक्वल टू इट विल बी इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी विच इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। अब एरिया तो फिक्स है इसका पाई आर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज होना चाहिए जो कि यहाँ पर हो भी रहा है। तो आप इसको लिखेंगे, ए को कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए, डी बी बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर है आपकी, और ए की वैल्यू आपकी है पाई आर स्क्वायर, जो कि ये सर्कुलर है तो इसका एरिया जो है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग दिस एंड दिस, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इतना आ गया, राइट हैंड साइड इतना आ गया, मैग्नीट्यूड लिया ऑब्वियसली यहाँ नेगेटिव साइन भी होता है, तो दोनों को आप इक्वेट कर लीजिए। तो हमें मिलेगा E इंटू 2 पाई आर विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी। पाई से पाई आपका कैंसिल हो गया, एक आर के यहाँ से कैंसिल हो गया, सो E विल बी इक्वल टू आर बाई 2 डी बी बाई डी टी। इससे पहले कि मैं इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व करूं, आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप देख रहे हैं इसको E इनसाइड दिस लूप है आपका पॉइंट पे, तो E इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू द R। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, आपका जो एक मैग्नेटिक फील्ड बड़े रीजन में रखा है उसके अंदर विद इन दैट रेंज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। यानी कि आप जैसे जैसे दूर होते जाओगे सेंटर से, वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ है वो भी बढ़ता चला जाएगा। खैर ये तो इसकी एक मैथमेटिकल, इसकी फिजिकल रिव्यू उसका हो गया। अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो आर इज़ वॉट 5.2 सेंटीमीटर, तो 5.2 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, एंड डी बी बाई डी टी इज 0.13। सो you will got the result of, it is about 3.4
इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. ओके, दिस इज योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ईएमएफ नहीं है, ईएमएफ नहीं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. ईएमएफ अगर होता तो यहाँ पर मीटर नहीं आ रहा होता, वोल्ट आ रहा होता सिर्फ. खैर, अब अज्यूम करिए कि एक पार्टिकल P जो है इसके बाहर है, इस रीजन ऑफ स्पेस के बाहर है, यहाँ पर है, तो एक बड़ा वाला सर्किल बनेगा ऐसे. उस पॉइंट P पे आपका जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है. तो कौन कौन सी चीज़ें सेम रहेंगी, ये इतना ही आएगा 2πr, क्योंकि अब आप R की जो R जो है अब कैपिटल R से बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पर R इज ग्रेटर देन R, और R की जो वैल्यू है नाउ इट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे बाहर आप अब आ गए, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 8.5 सेंटीमीटर तक है, 8.5 सेंटीमीटर तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी, और मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में है उसके बाहर आप निकल के आ गए, वहाँ पर कितना इंड्यूस होगा. चूंकि इस बड़े वाले सर्किल के अंदर फील्ड तो मौजूद है, अभी भी मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो कि चेंज हो रहा है, तो इंडक्शन अभी भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगा किसी इस डायरेक्शन में, लेकिन उससे अलग होगा जो पहले था. तो कितना होगा देख लेते हैं ज़रा. ई की ये ई डॉट डी एल इतना ही रहेगा, ई डॉट डी एल इज ई इंटू 2πr, पहले की तरह इतना ही रहेगा. ये जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जिसमें आपका आया था a dB/dt, ये भी सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विच इज इक्वल टू a dB/dt, एंड दिस a इज नाउ नॉट द एरिया ऑफ दिस बिगर सर्किल, क्योंकि ए का मतलब ये होता है कि उस रीजन का एरिया लेना है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है. तो इस पूरे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो मौजूद है, लेकिन पूरे में नहीं है, सिर्फ इसके इतने हिस्से में मौजूद है. तो आपको एरिया जो लेना है वो इस सर्किल का लेना है, बड़े वाले का. तो बड़े वाले की रेडियस को आपने कैपिटल R कहा है, तो πr² dB/dt. बस ये फर्क है यहाँ पर कि यहाँ पर पाई स्मॉल आ रहा था, तो यहाँ पर कैपिटल R आ रहा था. तो ये अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूँ तो क्या आएगा, इसको ज़रा देख लेते हैं हम. तो E इंटू 2πr लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर, ये R कॉन्स्टेंट है, dB/dt, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो E विल बी इक्वल टू R²/2r dB/dt. ये हो गया आपका. दिस R इज कॉन्स्टेंट, dB/dt ये भी फिक्स है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए. तो आप देख सकते हैं कि आउटसाइड जो आपका फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस R. अगर आप इस फील्ड के बाहर चले जाओगे तो डिस्टेंस के साथ आपका मैग्नेटिक फील्ड, आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा. लेकिन अगर आप विद इन द दिस बिगर सर्किल हैं, अगर आप बड़े वाले सर्किल के अंदर ही मौजूद है कहीं पर, तो जैसे जैसे आपका R बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता था. वहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था. जैसे ही आप उस रेंज से बाहर आए, और मैक्सिमम होगा ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ दिस बाउंड्री, बिगर सर्किल की जो बाउंड्री है. तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ से आया वो सारी वैल्यूज आपको गिवन है, कैपिटल R की वैल्यू गिवन है, स्मॉल r की वैल्यू गिवन है. ये सारी वैल्यूज अगर आप कैलकुलेट करिएगा एंड इट इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर. तो थोड़ी सी ज़्यादा आई है पहले वाले से. अगर मैं डिस्टेंस के साथ, अगर मैं स्मॉल r के साथ इस E को प्लॉट करूँ, तो ये E जो है मैंने बताया सेंटर पे 0 होता है, और अंदर यानी कि सर्किल कहाँ तक है, R तक है, तो यहाँ तक आपका लीनियरली प्रोपोर्शनल है, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और जैसे ही आप इसके बाहर जाओगे वैसे वैसे ही इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिक्रीज होने लगेगा. तो ये ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टच नहीं कर रहा है इस एक्सिस को, ध्यान रखिएगा. टच करने का मतलब फिर ब्लंडर हो जाएगा. द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज इंडक्टर एंड इंडक्टेंस. इंडक्टर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर द मैग्नेटिक एनर्जी, or it is also used to gain the desired range of magnetic field, desired amount of magnetic field. कैसे? आपको याद होगा कैपेसिटर में हम चार्ज को स्टोर करते थे. दैट मीन्स इन द कैपेसिटर वी आर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑन ए कंडक्टर, उसको हम कैपेसिटर कहते हैं, और उनकी उस स्टोरेज कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस कहते थे. इसी तरह से एक ऐसी डिवाइस, बेसिकली ये सोलेनॉइड होते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये सोलेनॉइड बन गया अगर आपको याद हो. एक ऐसी डिवाइस
जिसके अंदर हम मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, उसको हम इंडक्टर कहते हैं। और इसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की मैग्नेटिक एनर्जी, उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं। इस तरह से कैपेसिटेंस होता था, इस तरह से यहाँ पर इंडक्टेंस है, और इसको हम इंडक्टेंस L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप एक करंट I फ्लो करवा रहे हो, तो जितना ज़्यादा यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा इसके अक्रॉस फ्लक्स होगा। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस दिस विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। जितना ज़्यादा करंट जाएगा, उतना ज़्यादा यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होगा। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लें, देन दिस कांस्टेंट इज बेसिकली इज द इंडक्टेंस, एंड L विल बी इक्वल टू phi अपॉन I। एंड अगर यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है, जैसे कि यहाँ पर हैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स L विल बी इक्वल टू n टाइम phi अपॉन I। इसकी यूनिट जो होती है, ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी यूनिट जो होती है वो हेनरी होती है। H से डिनोट करते हैं हेनरी। ओके, तो ये आपका इंडक्टेंस होता है। अब जैसे कि मैं बता रहा था कि एक सोलेनोइड ही है, तो अगर हम इसको सोलेनोइड मान कर ट्रीट करें, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, जरा ये देखिएगा। हम जानते हैं L इज इक्वल टू n phi अपॉन A। फाई की वैल्यू होती है L इज इक्वल टू n phi अपॉन I, और फाई की वैल्यू होती है B इंटू A, एंड B फॉर सोलेनोइड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम NI। फाई विल बी इक्वल टू नाउ B इंटू A। नाउ फ्लक्स आपको मिल गया, मैग्नेटिक है, याद रखिएगा ये फ्लक्स। तो फ्लक्स आपको मिल गया, अब आप L कैलकुलेट कर लीजिए। इंडक्टेंस विल बी इक्वल टू n टाइम फाई म्यू नॉट NI A अपॉन I। तो I से I कैंसिल हो गया। अब n जो होता था, ये स्मॉल n इंटू L आता था। दिस आर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हम जानते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, तो n इक्वल विल बी इक्वल टू इन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है ये, तो स्मॉल n इंटू L। अगर ये वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे, तो यू विल गेट म्यू नॉट n स्क्वायर, ये n इंटू L यहाँ पर रखिए, n स्क्वायर हो जाएगा L A। दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंडक्टेंस फॉर ए सोलेनोइड विच इज बेसिकली इंडक्टर। ओके, तो अगर आप देखें, जो आपका इंडक्टेंस है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो फ्लक्स पे भी डिपेंड नहीं करता। इट इज बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री ऑफ दिस डिवाइस, ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड। इस बात से फर्क नहीं पड़ता करंट कितना गया है, कितना नहीं गया है, उसकी जो कैपेसिटी है स्टोर करने की, वो फिक्स रहेगी। जैसे 5 लीटर का बर्तन की किसी की कैपेसिटी है, अब आप उसमें 1 लीटर पानी भरो या आधा लीटर पानी भरो या 5 लीटर पानी भरो, उसकी कैपेसिटी 5 लीटर ही है। वो उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, उस कंटेनर की, ना कि उस कंटेनर के अंदर अमाउंट कितना है। अमाउंट आप डालें या ना डालें, वो 5 लीटर का है तो 5 लीटर का ही रहेगा। तो ये आपका होता है सोलेनोइड के लिए भी। ये भी आपका देखिए, अब लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है आपका म्यू नॉट। अच्छा, एक होता है चीज सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस एक चीज हुआ करती है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब ये है कि जब कोई इंडक्टर खुद अपने अंदर ही इंडक्शन शुरू कर दे, अपने अंदर ही वो जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट शुरू कर दे। देखिए कैसे क्या होता है कि जब आप किसी बैटरी के अक्रॉस किसी सोलेनोइड को लगाते हो, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक करंट जा रहा होता है, वो करंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर करंट वेरिएबल नहीं होगा तो यहाँ पर फ्लक्स वेरिएबल नहीं होगा। एक वेरिएबल करंट आप अगर आप इसके अक्रॉस लगाते हैं यहाँ पर, तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस, क्योंकि ये कॉइल खुद अपने अंदर ही एक ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। अच्छा, वो इंड्यूस ईएमएफ की तरफ फाई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ इसके मुताबिक, फाई इज इक्वल टू LI। ये हो गया आपका इंड्यूस्ड magnetic flux due to this current which is flowing into this. Okay, therefore the induced EMF will be equal to minus n into d phi by dt, और phi की वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस n इक्वल टू 1 मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए। तो फाई की वैल्यू हो जाएगी d बाई डी टी इंटू LI। L कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, I वेरिएबल है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, मैंने बताया अभी।
तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस एल यानी कि अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू -L/dt। अगर किसी सर्किट में I इंक्रीजिंग है, अगर इस सर्किट में आपका I इस डायरेक्शन में आ रहा है और ये इंक्रीज करता है तो di/dt पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा। तो आपका जो ईएमएफ होगा अक्रॉस एल दैट विल बी अपोजिट टू द करंट। अगर किसी लूप में, किसी इंडक्टर में आपका जो करंट है वो चेंज तो होगा, लेकिन अगर वो पॉजिटिवली चेंज हो रहा है यानी कि उसका रेट ऑफ चेंज है अगर वो पॉजिटिव है, तो जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। और अगर ये घट रहा है यानी कि यहाँ पर करंट अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, अगर किसी कॉयल में करंट इस तरह से आ रहा है और वो कम हो रहा है, तो यानी कि ये माइनस 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 प्लस, तो ई एल भी आई के डायरेक्शन में होगा, आपका ई एल भी इधर ही हो जाएगा जिधर आपका करंट था। तो ये ज़रा डेफिनेटली ये लेंज लॉ के अकॉर्डिंग निकल के आती हैं सारी चीज़ें भी। ये आप ज़रा इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में इसका आ जाता है सवाल।